अब हम लोग प्राथमिक गणित 2 यानी कक्षा 10th का मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें वास्तविक संख्या पढ़े हैं। इसका प्रश्नावली 1 से क्लियर करेंगे आज। प्रश्नावली 1 से वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1 से को क्लियर करेंगे। और यहाँ पर क्लास 10th का मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है? रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। तो बोल रहा है कि पहला में है, पहला के पहला कि √15 एक डॉट डॉट संख्या है। पर में किया पर में पर में, क्योंकि 15 का पूर्ण वर्ग नहीं होता है। 15 का अगर वर्गमूल निकालेंगे हम तो नहीं ज्ञात होगा। इसलिए √15 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद है दूसरा -√2/√3 एक खाली जगह क्या है? वो भी अपरिमेय है। क्या है? उसके बाद 4 + √11, तो परमेय और अपरिमेय का जोड़ भी अपरिमेय होता है ना। तो ये क्या हो गया? अपरिमेय हो गया। 1/√5 क्या होगा? अपरिमेय संख्या है, यानी चौथा भी अपरिमेय। पांचवा देखिए, पांचवा थोड़ा देख लीजिएगा ध्यान से। 5√8/√2, तो √2 से √8 जो है √4 बार में कटेगा ना। और √4 का मान कितना होता है? तो 5 दूना 10 क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? तो ये इसको परिमेय संख्या कहेंगे। कोई दिक्कत? अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा। देखिए दूसरा में लिखा हुआ है दूसरा में क्या लिखा हुआ है? सिद्ध करे कि 3√2 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। देखिए थोड़ा यहाँ ध्यान देना है कि 3√2 को अपरिमेय लाना है। तो सबसे पहले हम लोग √2 को अपरिमेय सिद्ध करेंगे। पहले क्या करेंगे? √2 को अपरिमेय सिद्ध करेंगे। इसके लिए कुछ बात आएंगे, उसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग। अगर इसमें कोई भी दो संख्या सह अभाज्य संख्या हो, कोई दो संख्या क्या है? सह अभाज्य संख्या, तो उसका सर्वगुणनखंड यानी मसा जो होना चाहिए वो हमेशा एक रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए? इस बात को यहाँ समझिएगा, तभी ये समझ में आएगा कि √2 अपरिमेय कैसे हुआ। अगर कोई दो संख्या सह अभाज्य संख्या हो तो उनका मस या सर्वगुणनखंड हमेशा एक रहना चाहिए। एक के अलावे और कोई संख्या नहीं रहेगा। एक के अलावे और कोई संख्या नहीं रहेगा। अगर एक के अलावे कोई और संख्या आ जाता है तो वह सह अभाज्य ही नहीं होगा। सह अभाज्य नहीं होगा। ठीक है, पहला। दूसरा में हम इसका कॉन्सेप्ट जब क्लियर किए थे तो उसमें हम बताए थे कि यदि कोई संख्या p² q से विभाजित है तो p q से भी विभाजित होगा। अगर कोई संख्या p है, उसका वर्ग अगर q से विभाजित हो रहा है तो ये p भी q से क्या होगा? विभाजित होगा। ये हम पढ़ाए थे कॉन्सेप्ट वाला में, है ना, बेसिक जब पढ़ा रहे थे उसमें। तो ये दोनों बात को याद रखिएगा, तभी ये समझ में आएगा कि √2 अपरिमेय कैसे हुआ। अगर √2 अपरिमेय सिद्ध कर देंगे तो 3√2 भी अपरिमेय सिद्ध करने में कोई भारी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले √2, √3, √5, √7, √11, √10 इस सब संख्या को हमको अपरिमेय दिखाना है। क्या करना है? तो इसको अभी छोड़ देंगे हम और पहले ये सिद्ध करेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है? एक अपरिमेय। या √5 होगा। अगर कोई एक को कर लीजिएगा, √2, √3, √5, √7, अगर किसी भी एक को रूट वाला को अपरिमेय सिद्ध कर लीजिएगा तो सेम उसी प्रकार सभी को सिद्ध कर सकते हैं।
अगर मान लिया जाए कि यहाँ √2 को सिद्ध करेंगे तो √3 के भी उसी तरह कर लेंगे, √4 को भी उसी, √4 का तो नहीं होगा जी, क्योंकि √4 का मान 2 होता है तो वो परिमेय हो गया। √5 है, √7 है, √6 है, ये सबको अपरिमेय हम सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बातों की याद रखिएगा। अगर सह अभाज्य हुआ है ना तो उसका सर्वगुणनखंड 1 होगा। और अगर कोई संख्या p है, p का वर्ग अगर q से विभाजित होगा तो p भी q से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए हम सॉल्व करते हैं। पहले सॉल्व करेंगे कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध क्या करेंगे, √2 क्या है, एक अपरिमेय सिद्ध करेंगे, है ना, कि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। हल हम लिखेंगे यहां पे, 1 मिनट जगह कम है, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत? हम यहां पर मान रहे हैं कि √2 जो है से एक परिमेय संख्या है। हमको अभी पता ना है कि अपरिमेय है, हमको ये पता है कि ये क्या है, अभी परिमेय संख्या है। तो जब कोई भी संख्या परिमेय संख्या होता है तो उसे p/q के रूप में लिख दिया जाता है। इसीलिए √2 बराबर p/q। इसीलिए √2 बराबर क्या होगा, जहां p और q एक पूर्णांक है, पूर्णांक तथा सह अभाज्य संख्या है। क्या है, सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, सबसे पहले क्या, p और q एक पूर्णांक है जहां पर q शून्येतर पूर्णांक होता है। ये तो बात हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं परिमेय होने के लिए। तथा सह अभाज्य संख्या भी है, यानी p और q सह अभाज्य भी है, अर्थात p और q का सर्वगुणनखंड 1 होना चाहिए। p और q का सर्वगुणनखंड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अभी हम बताए सह अभाज्य होगा तो सर्वगुणनखंड कितना, 1 होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि ये दोनों का सर्वगुणनखंड 1 आता है, ये पहले हम लोग देखते हैं। तो चलिए यहां पर क्या करें, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि दोनों साइड में वर्ग करते हैं। तो देखिए √2 का वर्ग और p/q का वर्ग हो गया ना जी, होगा कि नहीं होगा, हो गया। अब यहां पर 2 का वर्ग करेंगे तो पूरा 2 हो जाता है, √2 का वर्ग पूरा 2 होता है। अब बराबर में p² बटा q², है ना। अब यहां क्या करेंगे हम कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, p² का p², अब बराबर में 2q²। ध्यान दीजिएगा कि अगर 2 को हम यहां नीचे ले आते हैं ऐसे, 1 मिनट थोड़ा सा, इसीलिए p² बटा 2 बराबर, गुना कर रहा है तो बराबर की साइड है तो क्या करेगा, भाग करेगा ना जी। तो देखिए p², सॉरी 1 मिनट, हाँ ठीक है, p² 2 से विभाजित है q² बार में, या हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि p² q² से 2 बार में विभाजित है, या 2 से p² क्या है, p² 2 से क्या हो रहा है, कितना बार में, q² बार में। जैसे में आप ऐसे लिखते हैं ना, 8/2 बराबर 4, यानी 2 से 8 विभाजित है कितना बार में, 4 बार में। सेम यही बात यहां देखिएगा ध्यान से, इसी को क्या किया गया है कि 2 है और यहाँ p² है और यहाँ क्या है
तो यानी क्या कर रहा है, 2 से पी स्क्वायर कितना बार में कट रहा है, क्यू स्क्वायर बार में कट रहा है ना। सेम इसी प्रकार से जैसे कि यहाँ 8/2 बराबर 4 लिखते हैं ना हम लोग, तो 2 से 8 विभाजित है कितना बार में, 4 बार में। तो सेम यहाँ भी तो बोल सकते हैं कि 2 से पी स्क्वायर विभाजित है कितना बार में, क्यू स्क्वायर बार में। तो हम ये लिख सकते हैं ना, पी स्क्वायर 2 से विभाजित या विभाज्य है, पी स्क्वायर 2 से क्या है, विभाज्य है, विभाज्य में विभाजित कर रहा है। अतः पी भी 2 से क्या होगा, विभाजित होगा। क्या पी भी 2 से विभाजित होगा ना जी। अभी हम पढ़ाए थे कि यदि कोई संख्या पी स्क्वायर क्यू से विभाजित है या कोई संख्या से विभाजित है तो वह संख्या उस संख्या से भी क्या होगा, अभी हम बताए थे। तो मान लीजिए पी स्क्वायर का पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बराबर 2 है, तो अगर पी स्क्वायर 2 से विभाजित होगा तो पी भी 2 से विभाजित होगा। पी भी 2 से क्या होगा, विभाजित होगा। कब, जब ये इससे विभाजित है। अगर ये इससे विभाजित नहीं है तो ये भी इसको विभाजित नहीं करेगा। है समझ में, यानी पी स्क्वायर 2 से विभाजित नहीं होता तो पी भी 2 से विभाजित नहीं होगा। लेकिन पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, हम देख रहे हैं यहाँ पे ये है, तो पी भी 2 से विभाजित होगा। क्लियर है। अब इधर ये वाला क्लीन करते हैं। यहां तो समझ में आ गया ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, तो P का एक गुणनखंड 2 होगा कि नहीं होगा, यहाँ लिखेंगे। इसीलिए P का एक गुणनखंड कौन है, 2 है। क्योंकि यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अगर 8 को 2 विभाजित 4 बार में करता है तो 8 का एक गुणनखंड 2 जरूर होगा। देखिए 8 में अगर करेंगे हम तो 2 गुने 2 गुने 2 गुणनखंड है कि नहीं इसका, है ना। अगर 6 को 3 विभाजित करता है, 6 को 3 विभाजित करता है तो 6 का एक गुणनखंड 3 होगा। देखिए 6 बराबर 2 गुने 3 लिखते हैं ना, तो ये गुणनखंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। अगर कोई संख्या किसी से विभाजित होता है तो वह उसका एक गुणनखंड जरूर होगा। गुणनखंड तो देखिए यहां पे अगर मान लीजिए 12 4 से विभाजित है तो 12 4 का गुणनखंड नहीं है। देखिए 4 यही 12 है कि नहीं है। तो उसी प्रकार से जब P 2 से विभाजित है तो P का एक गुणनखंड 2 होगा ना, P का एक गुणनखंड 2 तो होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम ये लिखते हैं P बराबर 2m माना। ध्यान दीजिएगा रूट में यहां जितना रहेगा उतना ही मानना है। अगर रूट 3 रहता है, हम 3 रहता तो हम 3 मान लेते हैं, 5 रहता तो 5 मानेंगे, 10 रहेगा तो ठीक है ना। तो यहां 2 है इसलिए हम 2 मान लिए। क्या मान लिए, तो माना कि P बराबर 2m और इसका मान हम समीकरण 1 देते हैं। ये क्या है, समीकरण। P का मान समीकरण 1 में रखने पर, P का मान 1 में रखने पर, ये जो P का मान है ना, इस P का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। कहां रखते हैं, चलिए देखिए। तो क्या हो जाएगा, P स्क्वायर यानी 2m का स्क्वायर ना होगा बाबू, अब बराबर में 2q स्क्वायर हो गया। क्योंकि इसका वैल्यू थोड़ी रखना, हमको इसको वैल्यू रखना था ना, इसका हम रख दिए। चलिए 2 दूनी m गुने m, अब बराबर 2q स्क्वायर। ये 2 से 4 विभाजित है ना, कितना बार में, 2 बार में। तो m स्क्वायर बराबर यहां क्या बचेगा, q स्क्वायर बटा। अब देखो ये q स्क्वायर भी 2 से विभाजित है कितना बार में,
है ना। क्यू स्क्वायर भी 2 से विभाजित है कितना बार में? तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना कि क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है या विभाज्य है। 2 से विभाज्य है ना जी, नहीं समझ में आ रहा है? ये क्यू है, क्या है? तो क्यू स्क्वायर में अगर 2 से हम भाग करा देते हैं तो क्या मिलता है हमको? एम स्क्वायर मिलता है। तो हम बोल ना सकते हैं कि क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है। तो जब क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है तो क्यू भी 2 से क्या होगा? विभाजित होगा। क्यू भी 2 से क्या होगा? अतः क्यू का भी एक गुणनखंड कौन होगा? 2 होगा ना। अतः क्यू का एक गुणनखंड कौन है? गुणनखंड 2 है। ध्यान दीजिएगा, हम यहां माने क्या है? ये दोनों का सह अभाज्य माने हैं। क्या माने हैं? सह अभाज्य है। जब ये सह अभाज्य है तो सर्व गुणनखंड कितना होना चाहिए था? यानी दोनों का गुणनखंड, सभी में गुणनखंड कितना मिलना चाहिए था? लेकिन 1 के अलावे यहां 2 भी मिल जा रहा है। देखिए, दोनों का एक गुणनखंड 2 है कि नहीं? दोनों का एक गुणनखंड 2 है ना? नहीं है? आना चाहिए था कितना? आ रहा है कितना? तो क्या जो हम माने हैं वो सही माने हैं? सही कब माने होते? जब इसका सर्व गुणनखंड 1 आया होता तब ना। हम सही कब माने होते? जब इसका सर्व गुणनखंड 1 आया होता। लेकिन P और Q का सर्व गुणनखंड 1 के अलावे में कितना है? 2 है। यानी हमारा मानना क्या हो गया? गलत हो गया। हम यहां पर सही नहीं माने हैं। तो जब सही नहीं माने हैं तो माने सही में क्या थे हम? परिमेय, जो कि गलत साबित हो रहा है ना मानना हमारा मानना यहां पर गलत साबित हो ना रहा है। किसके वजह से? ये दोनों की वजह से। क्योंकि ये दोनों को हम सह अभाज्य माने हैं और सह अभाज्य संख्या का सर्व गुणनखंड 1 होता है बाबू। कितना होता है? लेकिन यहां पर ध्यान देंगे हम लोग तो 1 के अलावे में सर्व गुणनखंड कितना आ जा रहा है? 2 आ रहा है। तो हमारा मानना गलत है, अर्थात परिमेय ना होकर के क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो यहां लिखेंगे, इसीलिए P और Q का सर्व गुणनखंड 2 है। क्या है? कितना है? क्लियर है ना? सर्व गुणनखंड कितना हो गया? 2 हो गया। इसीलिए अतः हमारा मानना क्या है? हमारा मान्य क्या है? गलत है। यानी इसको विरोधाभास कहते हैं। ये विरोध ना कर रहा है तो इसको विरोधाभास भी कहते हैं। अतः इसीलिए √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। बोलिए, कोई दिक्कत है? अब हम लोग दूसरा प्रश्नावली 1C का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें लिखा हुआ है सिद्ध करें कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। 3√2 क्या है? अपरिमेय। ये सिद्ध करना है। तो चलिए यहां लिखते हैं हल। माना कि 3√2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। क्या मान लेते हैं हम? परिमेय संख्या। इसको मान लेते हैं पूरा क्या है? परिमेय संख्या है। तो ध्यान दीजिए, तो इसको लिखा था P/Q बराबर 3√2। अब देखिए P/Q यहां पर 3 क्या कर रहा है? इधर क्या करेगा? भाग, यानी नीचे आ जाएगा ना, बराबर में रूट। अब ध्यान दीजिए, चूंकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है,
हमको ये पता नहीं था, लेकिन ये तो पता है ना कि ये रूट 2 जो है से ये क्या है, यहां लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि रूट 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये तो परिमेय है, अभी क्या है, तो परिमेय अपरिमेय आपस में बराबर होते हैं, कभी नहीं होते हैं। इसीलिए P/3Q बराबर नहीं होगा रूट 2 का। P/3Q बराबर नहीं होगा किसका, क्यों, क्योंकि रूट 2 क्या है और ये क्या है, तो परिमेय और अपरिमेय कभी आपस में बराबर नहीं होते हैं। इसीलिए यह अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। बन गया। अब तीसरा क्वेश्चन को सिद्ध करना है कि 4 - √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जिस तरह से आप रूट 2 को अपरिमेय सिद्ध किए थे, उसी तरह से रूट 3 को भी कर सकते हैं, रूट 5 को भी करते हैं। होमवर्क में रह गया, ठीक है। रूट 3 और रूट 5 को होमवर्क कर, इसको क्लियर करके लाना है कि अपरिमेय है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, हम लिखेंगे माना कि 4 - √5 एक परिमेय संख्या है। जब इसको हम परिमेय मान लिए हैं तो 4 - √5 बराबर क्या होगा, P/3 होगा। ये 4 कोची में है, इधर कुछ ना रहने प्लस में न है, बराबर कुछ पड़ जाए तो क्या चीज में होगा, तो -√5 बराबर P/Q माइनस कितना 4। ये माइनस हटाएंगे तो यहाँ पर साइन सबका चेंज हो जाएगा ना, तो √5 बराबर होगा, जो माइनस में था सब वो प्लस में, जो प्लस में था कुछ में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ जिस तरह से रूट 2 भी एक अपरिमेय सिद्ध हुआ था, उस तरह रूट 5 भी क्या है, एक अपरिमेय है। क्या है, रूट 3 भी क्या है, एक अपरिमेय है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना, चूंकि हम जानते हैं कि रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। जिस तरह से सिद्ध किए थे रूट 2 को, उस तरह से कर सकते हैं। तो जब कर दीजिए तो पता हो ना जाएगा कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। और जब रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है और ये क्या है, ये तो परिमेय संख्या है, तो परिमेय और अपरिमेय आपस में कभी बराबर होता है। ध्यान लिख दे, रूट 5 बराबर नहीं होगा 4 माइनस कितना P/, इसीलिए क्या यह अतः 4 - √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हो गया। तो चौथा सोल्व कर लीजिएगा। चौथा 6 + √2, तो 6 को इधर ले आएंगे, रूट 2 तो जानते हैं क्या परिमेय है, तो परिमेय अपरिमेय कभी बराबर होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कौन, पांचवा में है, सिद्ध करे कि 5 - 2 √3 क्या है, अपरिमेय है। क्या है, इसको अपरिमेय सिद्ध करना है। तो चलिए हम अभी बताया है कि रूट 2, रूट 3 और रूट 5, रूट 7, 6, रूट 7, ये सब क्या है, सब अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे माना कि 5 - 2 √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर है। तो जब ये परिमेय है तो P/Q, यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं
5 माइनस 2 रूट 3 बराबर क्या होना चाहिए था? P बटा Q। ये 5 कोची में है, उधर है तो कोची में हो जाएगा P बटा सॉरी माइनस 2 रूट 3 बराबर में P बटा Q माइनस कितना 5 हो जाएगा। चलिए -2, ये 2 कोची में है, उधर है तो क्या करेगा? माइनस में नहीं, गुन्ना कर रहा है, ये गुन्ना ना कर रहा है जी, 3 के साथ क्या कर रहा है? उधर है तो क्या करेगा? चलिए -√3 बराबर P बटा Q माइनस, और यहाँ 1/2 ऐसे लिख सकते हैं ना, अरे 1/2 में तो भागे ना कर रहा है ये। चलिए माइनस में ये माइनस कर लाएंगे तो बीच का साइन क्या हो जाएगा? तो √3 बराबर क्या बचेगा? 1/2 अपॉन 5 माइनस, ये माइनस में था तो प्लस में हो गया, और प्लस वाला कुछ ही हो जाएगा P बटा, ये तो जान है कि पर में, अभी क्या है तो यहाँ लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, तो परमेय और अपरिमेय कहीं आपस में बराबर होता है, इसीलिए √3 बराबर नहीं होगा 1/2 5 माइनस P बटा Q के। तो जब ये बराबर नहीं है तो अतः हम क्या लिख सकते हैं कि 5 माइनस 2 √3 एक अपरिमेय संख्या है। यस, अब देखिए यहाँ पे हम लोग को 5वां क्वेश्चन है कि वो छठा है ना, छठा है कि 5/√7 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो परिमेय संख्या नहीं है अर्थात हम लोग को कह रहा है कि ये सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध कर रहा है? तो चलिए लिखेंगे, माना कि 5/√7 एक परिमेय संख्या है। जब इसको हम परिमेय मान लिए हैं तो 5/√7 का वैल्यू क्या होगा? P बटा Q, क्योंकि P और Q क्या है? एक परिमेय संख्या है। अगर P और Q दोनों शून्येतर पूर्णांक होता है, इसका व्युत्क्रम भी परिमेय ही होता है, इसका व्युत्क्रम भी क्या होता है? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए 5Q बटा P, और यहाँ चल जाएगा तो कितना जाएगा? रूट, और √7 को हम लोग कितना जानते हैं? क्या जानते हैं कि यह परिमेय है ना, चूंकि हम जानते हैं कि √7 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो ध्यान दीजिए, जब ये अपरिमेय संख्या हो तो क्या हो जाएगा? ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा, होगा नहीं ना होगा। अतः क्या 5/√7 5/√7 एक क्या है? अपरिमेय या परिमेय संख्या नहीं है, लिख सकते हैं परिमेय संख्या। क्लियर हो गया? तो इसी तरह से आगे हम लोग 7 और 8 दोनों क्लियर कर लें। किसी किसी बुक में 7 8 भी है, और कोई बुक में सिर्फ 6 तक है ना। तो जिस तरह से हम लोग सब सॉल्व किए हैं उसी तरह से 7 और 8 भी क्लियर हो जाएगा। 7 और 8 कुछ ज़्यादा भारी नहीं है, सेम उसी प्रकार जिस तरह से हम लोग बताए हैं। तो आज का क्लास यही समाप्त होता है, और प्रश्नावली 1 से क्लियर हो गया। अब अगला वीडियो में हम लोग 1D को देखेंगे, 1D में है क्या।